हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीएस विद कलाम। मैं आज से एक नए चैनल की शुरुआत कर रहा हूं जिसमें विभिन्न सिविल सर्विसेज में जो सामान्य सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमी के जो विषय होते हैं और उनका जो सिलेबस होता है उसे हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हम इसका आधार बनाएंगे यूपीएससी का, और यूपीएससी के सिलेबस को ही फॉलो करेंगे जो बाकी सिविल सर्विस एग्जाम में भी काम उपयोगी होगा। तो आज से हम इस चैनल की शुरुआत करते हैं। और इस जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम 2 चरणों में होता है। पहला चरण जो प्रीलिम्स का चरण होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा चरण जो लिखित परीक्षा होती है। और लिखित परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे यूपीएससी का के सिलेबस का एक पार्ट जो कि इतिहास है, और इतिहास में भी प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास जो है यूपीएससी में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे 15-20 सवाल आते हैं, और मेंस में तो इसका पेपर 2 में बहुत बड़ा योगदान है। और इसका विस्तृत डिटेल जो है आपको इसके सिलेबस में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। हम देखेंगे आज पाठ्यक्रम प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पाठ्यक्रम है। इसमें हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। ताम्र पाषाण काल के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमें वैदिक काल पढ़नी होगी। वैदिक काल के बाद हमें प्राक मौर्य काल पढ़ने हैं। प्राक मौर्य काल के बाद महान मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, और इसका एक महत्वपूर्ण शासक अशोक होता है। उसके बाद एक गैप आता है जो कि गुप्त काल तक जारी रहता है। इस गैप को यानी मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त काल के उदय के बीच के जो पीरियड होते हैं उसको हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। इसमें देश में विभिन्न राजवंशों का शासन होता है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद गुप्त काल की शुरुआत होती है। गुप्त काल के बाद फिर एक बड़ा गैप आता है जिसे गुप्तोत्तर काल कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास लगभग समाप्त हो जाएगा। अब अब आइए देखते हैं इस पाठ्यक्रम में क्या क्या है प्राचीन भारत का इतिहास का। देखिए, प्रारंभिक भारत का इतिहास, प्रारंभिक परीक्षा में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मेंशन किया हुआ है। ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है, और साथ ही कला और संस्कृति का भी अध्ययन करना है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है और इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। और इसको कवर करने के लिए हमें इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ये 4 चीज़ों पे। उसके बाद बारी आती है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 2 में सामान्य अध्ययन में इतिहास का सिलेबस है। तो इतिहास में क्या लिखा हुआ है देखिए, भारतीय विरासत और संस्कृति तथा विश्व का इतिहास। तो भारतीय विरासत और संस्कृति में हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। इंडिया में जो आर्ट और कल्चर का विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा 18वीं सदी के
भारत से हम 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें अंग्रेजों का ये अंग्रेज यूरोपियों का भारत आगमन, उसके बाद देश में अंग्रेजों का विस्तार और इसी दौरान समाज सुधार आंदोलन और फिर 18 प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्होंने समाज स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया, ये हम देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में भारत जब 1947 तक स्वतंत्र हुआ तो उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में हम भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम स्वतंत्रता पश्चात देश का जो विभाजन हुआ, उसके बाद देश के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थीं और उन्हें कैसे पार पाया गया, इसका भी अध्ययन करना है। और इसमें एकीकरण, देश का एकीकरण कैसे किया गया और देश की राज्यों का भारत भारत में कैसे समाहित किया गया और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये देश का विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन कैसे हुआ, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा हमें विश्व इतिहास भी पढ़ना है। विश्व इतिहास में 18वीं सदी के बाद जो भी घटनाएं हुई, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः मूल्यांकन है, उपनिवेशवाद कैसे आया, उपनिवेशवाद कैसे समाप्त हुआ, राजनीति जैसे इस दौरान साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि राजनीतिक दर्शन कैसे उभरे और उसने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें इसमें हम देखते हैं एक संक्षिप्त रूप से हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पाषाण काल पढ़ना है, ताम्रकांसन काल पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, वैदिक काल के बाद मौर्य काल, प्राक मौर्य काल और उसके बाद मौर्य काल का आगमन होता है, मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल और उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल। इसके अलावा दक्षिण भारत का इतिहास भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पाषाण काल, सबसे पहले हमें पढ़ना है पाषाण काल। इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है, जब मानव पत्थर के उपकरण बनाता था और उससे शिकार के लिए उपयोग करता था। पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः शिकारी जीवन जीता था और घुमंतु था और वो शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करता था। और उस समय पत्थर के जो औजार होते थे वो बड़े आकार के होते थे और वो उतने धारदार नहीं होते थे और इसे कोर उपकरण कहा जाता था। इसके बाद मध्य पाषाण काल आया, जिसमें पशुपालन की शुरुआत हुई, उपकरणों की धार में इजाफा हुआ और उनके आकार में छोटे होने लगे। इस काल के औजार को सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता था, जिसका आकार 1 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होता था। उसके बाद नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत हुई तो पहिए और तो मनुष्य अस्थायी जीवन भी जीने लगा। इस समय पशुपालन भी था, इसका विकास हुआ। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इसके बाद तांबे का आविष्कार होता है और तांबे के आविष्कार के साथ ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है, जो एक भारत में एक ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण संस्कृति था। यहाँ मनुष्य धातु के रूप में सबसे पहले तांबे का उपयोग करना शुरू किया और जो भी उपकरण बनाए जाने लगे वो तांबे और के साथ साथ तांबे के और पत्थर के होते थे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में विश्व की सबसे आधुनिक और सुव्यवस्थित सभ्यता थी। इसी सभ्यता के दौरान भारत में नगरीकरण की शुरुआत हुई और नगरीकरण बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया।
क्योंकि सड़कों का विस्तार इस प्रकार था कि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और सड़कों के किनारे बहुत व्यवस्थित ढंग से भवनों का निर्माण किया गया था। भवनों के निर्माण के साथ साथ शहर के में जल ना जम पाए, इसके लिए जल निकास की एक समुचित व्यवस्था थी, जहाँ नलियाएं बनाई गई थी और इसके साथ साथ स्नानागार और बड़े बड़े गोदाम जहाँ अन्न रखे जाते थे, यानी कि वृहत अन्नागार, इसके भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस काल में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन विश्व में अनेक अन्य सभ्यताएं भी थीं, जैसे चीन में चीन की सभ्यता थी, इराक और उसके आसपास के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र में मिस्र की सभ्यता थी। लेकिन ये सभी सभ्यताएं मुख्यतः ग्रामीण सभ्यताएं थीं और उनका विकास उस तरह नहीं हुआ जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन सभ्यताओं से व्यापार और वाणिज्य करते थे और उनका सांस्कृतिक संबंध मुख्यतः मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से सांस्कृतिक संबंध भी था। इसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं मानचित्र। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें आज के अफगानिस्तान के क्षेत्र और पाकिस्तान के क्षेत्र भी सम्मिलित थे, में हुआ। और इसे आज हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ और यह विश्व की सबसे आधुनिक और सुव्यवस्थित सभ्यता थी। इधर देखिए चीन पड़ता है हमारा, चीन, वहाँ भी सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे चीन की सभ्यता कहते हैं। इधर मेसोपोटामिया जो इराक और ईरान से लगे क्षेत्र थे, यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई और इधर मिस्र की सभ्यता विकसित हुई और सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क इन सभ्यताओं से था। ये व्यापार करते थे और उनका सांस्कृतिक संबंध भी इन सभ्यताओं से था। तो इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो वैदिक का सभ्यता की शुरुआत हुई, जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक सभ्यता की शुरुआत भारत में आर्यों के आगमन से हुई। वेदों में हमें सब वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उस 4 वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण वेद है और वो वैदिक काल के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और 1000 ईस्वी पूर्व के से 600 ईस्वी पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में भारत में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य का आगमन कहाँ से हुआ, इसके बारे में विद्वानों में एक विवाद का विषय है, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि वे मध्य एशिया से आए थे और वो आर्य जो घुमंतु और जनजातीय लोग थे। आर्यों आर्य कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। आर्य युद्ध प्रिय थे और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां के लोगों को पराजित किया और सब सिंधु क्षेत्र में प्रवेश किया। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 11,000 ईस्वी पूर्व के आसपास होती है। 11,000 ईस्वी पूर्व में लोहे का आविष्कार हुआ। लोहा से के आविष्कार के साथ लोहे से कृषि यंत्र और रक्षा उपकरण बनाए जाने लगे। युद्ध के लिए जो भी औजार की आवश्यकता थी वो लोहे से बनाए जाने लगे और इससे कृषि यंत्र जैसे हल वगैरह बनाए जाने लगे और इससे कृषि का के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और कृषि अधिशेष उत्पादन होने लगा कृषि में, जिससे ये लाभ की कृषि लाभ का सौदा बन गया। और कृषि में जब
अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो अधिशेष उत्पादन को खपाने के लिए व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुआ, और इस जब कृषि का विस्तार हुआ तो यहाँ अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई। इससे जन, जो आर्य लोग जो कबीले में रहते थे उसे जन कहा जाता था, वे अब अस्थाई जीवन जीने लगे और बड़े क्षेत्र में रहने लगे, जिससे जनपद का विकास हो गया, जन से जनपद बने। देखिए मध्य एशिया, जहाँ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो इलाका है वहाँ उसे मध्य एशिया कहते हैं। यहाँ से आर्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश किए और यहाँ पे आक्रमण करके इन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया, और यहाँ पे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का के लोगों को पराजित भी किया। पराजित करने के बाद ये अपने सभ्यता का विकास किया, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसके बाद वैदिक काल के बाद हम एक बड़ा गैप आता है, जिसे हम प्राक मौर्य काल कहते हैं। प्राक मौर्य काल इसलिए कहते हैं क्योंकि 323 ईस्वी पूर्व में मौर्य काल की शुरुआत होती है, और उससे पूर्व का जो काल था उसमें उसे पूर्व 600 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व, जो कि वैदिक काल और मौर्य काल के बीच का काल है, इसे ही प्राक मौर्य काल कहते हैं। और इस दौरान प्राक मौर्य काल में पहले ही हम देख चुके हैं कि लोहे का से कृषि क्षेत्र में लाभ, उत्तर वैदिक काल में लोहे से कृषि क्षेत्र में लाभ की स्थिति उत्पन्न हो गई, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, उससे और इससे जनपद जो थे महाजनपद में बदल गए। और देश भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद इस प्रकार हैं। देखिए काशी है, वाराणसी के पास राजधानी थी इसकी। कुरु इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के आसपास था ये। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह। वज्जी वज्जी की राजधानी मिथिला और विदेह था। मल्ल की कुशावती या कुशीनरा। चेदी की शक्तमती या स्तुतपति। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी अयोध्या, कौशल और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था। इसमें दो भाग थे, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। शूरसेन ये मथुरा इसकी राजधानी थी। अश्मतस्य की राजधानी विराटनगर था। अश्मत की राजधानी पोथन भी कहा जाता था, पोतन या पाटेली। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गांधार जो तक्षशिला इसकी राजधानी थी, गांधार की। और 16वां कंबोज थी, जिसकी राजधानी राजपुर या हटक था। राजपुर या हटक, इसे मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये थी अवंती की राजधानी हटक, या कहीं से ही राजपुर कहा जाता था, राजपुर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए मानचित्र है, देखिए यहाँ कम्बोज है, इधर गांधार है, ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ मत्स्य है, यहाँ शूरसेन है, यहाँ अवंती है, अश्मक है, चेदी है, वत्स है, पांचाल है, यहाँ पे कौशल है, ये मल्ल है, यहाँ वज्जी है, अंग है, मगध है, काशी है। लेकिन आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उसने बहुत सारे साम्राज्य महाजनपद को अपने कब्जे में ले लिया और बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। तब देखिए मगध महाजनपद का उदय कैसे होता है। मगध महाजनपद में 3 राजवंश आते हैं। जो सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है और उसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश भारतीय कुल का पहला, भारतीय इतिहास का सबसे पहला निम्न कुल का वंश था।
जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद और अंतिम शासक थे धनानंद। धनानंद घमंडी का स्वभाव का था और इसके राजपुरोहित थे चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। कौटिल्य और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। आपको जानकारी होनी चाहिए विष्णुगुप्त। एक बार धनानंद अपने राजपुरोहित चाणक्य का अपमान करता है और अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके धनानंद की हत्या कर देते हैं और उसके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। लेकिन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी गवर्नर था वो उसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत देता है। एक है हेरात, कांधार, ये सब अफगानिस्तान में है, और काबुल। इसके अलावा पश्चिमी ईरान और बलूचिस्तान का क्षेत्र। हेरात, कांधार, काबुल, पश्चिमी ईरान और बलूचिस्तान का क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र होते हैं। फिर ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध भिक्षु भद्रभावों के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं। वो श्रवण बेलगोला पहुंचकर अपने प्राण त्याग देते हैं संलेखना विधि से। संलेखना एक पद्धति है जिसमें अन्न जल त्याग करके बौद्ध लोग अपना प्राण त्याग देते हैं। इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक शासक बनता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जाते हैं। युद्ध की भीषण हिंसा के कारण सम्राट अशोक का दिल ढल जाता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे हिंसा को त्याग कर देते हैं और अहिंसा की नीति का प्रसार करते हैं। इसके बाद मौर्य काल की शुरुआत होती है 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच, यानी यह 500 का साल का काल है। एक बड़ा गैप है गुप्त काल और मौर्य काल के बीच। ये 500 साल का इतिहास मौर्योत्तर काल है, जिसमें भारत का राजनीतिक विखंडन हुआ रहता है। भारत में 4 विदेशी आक्रमण होते हैं और भारत में 4 मुख्य देशी राजवंशों का शासन होता है। विदेशी आक्रमण में सबसे पहले इंडो ग्रीक आक्रमण करते हैं, उसके बाद शक करते हैं, पार्थियन करते हैं, कुषाण करते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारत में 4 देशी राजवंश होते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इसके बारे में जानेंगे। चेदी वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ये चारों सब देशी राजवंश के बारे में देखेंगे। उसके बाद गुप्त काल की शुरुआत होती है। गुप्त काल में का वास्तविक संस्थापक जो होता है चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त भारत का समुद्रगुप्त 335, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के बीच भारत में शासन करता है। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में विजय अभियान चलाता है, जिसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के विदेशी राज्यों पर वो जीतता है और इसके अलावा पूर्वी भारत पर भी आक्रमण करके वो जीतता है। इस तरह से भारत को एक बड़े साम्राज्य में बदल देता है। उसके बाद वह अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ के बाद अश्वमेध पराक्रम नाम के सिक्के चलाता है। वह वीणा वादक होता है, जिसके साक्ष्य उसके सिक्के में वीणा बजाते हुए उसकी तस्वीर से पता चलती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
जो है समुद्रगुप्त के बाद शासक बनता है और वो शकों को पराजित करता है। चीनी यात्री फाहियान भारत आते हैं समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। उसके बाद कुमार गुप्त का शासन आता है, वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। कुमार गुप्त के बाद एक शासक होता है स्कंदगुप्त, जिसके समय हुनों का आक्रमण होता है। हुनों के आक्रमण के साथ ठीक गुप्त काल का लगभग अंत हो जाता है। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होती है, जिसमें थानेश्वर में वर्धन वंश का शासन होता है। वर्धन वंश, थानेश्वर में वर्धन वंश और कन्नौज में मौखरी वंश। उसके अलावा पाटलिपुत्र के क्षेत्र में उत्तरगुप्त का शासन होता है। बंगाल में गौण वंश का शासन होता है और इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े भाग में चालुक्य शासन करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पल्लव वंश का शासन होता है। पूर्वी दक्षिण भारत के पूर्वी तट में पल्लव वंश का शासन रहता है। और इसी के साथ इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और तो इस तरह से आज हमने भारत में कौन कौन से प्राचीन भारत में क्या क्या अध्ययन करना है उसका एक खाका माइंड में खींच लिया है। उम्मीद है आपको इससे आप प्राचीन भारत को पढ़ने में आसानी होगी। प्राचीन भारत का विस्तृत एक एक चैप्टर को लेकर के हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।